नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 12वीं हिंदी अंतरा भाग 2 से मलिक मोहम्मद जायसी। हम इनके कवि परिचय, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और अभ्यास प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आप अन्य पाठों के वीडियोस के लिए भी इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। यदि आपको प्रश्नोत्तर, बहुवैकल्पिक प्रश्न, इन सब के PDF चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम पाठ की तरफ। कवि परिचय। कवि जायसी, इनका जन्म सन 1492 ईस्वी में जायस ग्राम में हुआ था। ये अमेठी उत्तर प्रदेश में है। ये जायस इनके ग्राम का नाम है, इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा। इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ है। जायस के रहने वाले थे, इसलिए जायसी कहा जाता है। इनका मूल नाम मोहम्मद था। पूर्वजों के वंश के आधार पर मलिक नाम जुड़ गया। इनके गुरु सैयद अशरफ और शेख बुरहान थे। माता पिता का निधन होने के कारण उचित शिक्षा नहीं हो पाई थी। ऐसा माना जाता है कि शीतला रोग के कारण उनका शरीर विकृत हो गया था। उन्होंने स्वयं अपने काने होने का जिक्र किया है। उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि मोहम्मद बाईं दिस तजा, एक सरवन एक आंख। तो जो कवि थे उन्हें एक आंख का कहा जाता है, यानी कि वो एक आंख से काणे थे। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। देखिए, निर्गुण काव्य धारा के दो भाग थे, एक प्रेम मार्गी शाखा, एक निर्गुण संत धारा। तो निर्गुण संत धारा के मुख्य कवि कबीर थे और प्रेम मार्गी धारा के मुख्य कवि जायसी है। जायसी का जो पद्मावत है उसका प्रबंध काव्य है, वो प्रमुख काव्य है। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार शेरशाह के दरबार में गए तो शेरशाह उन्हें देखकर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? क्योंकि ये कुरूप लगते थे, काने तो थे ही। तब इन्होंने शांत भाव से उनसे पूछा, बड़े विद्वान थे ये, बातों में बड़ी कुशलता थी। तो इन्होंने कहा, मोही का हंससी कि कोहरई, अर्थात तू मुझ पर हंसा या उस कुम्हार पर। कुम्हार यानी ईश्वर। कहने का मतलब है कि तू मुझ पर हंसा या उस ईश्वर पर हंसा जिसने मुझे बनाया है, क्योंकि मैं अपने आप तो बना नहीं। मुझ प्रकृति या मुझे तो मेरी जो जैसी प्रकृति है, मेरा जैसा शरीर है, इसको बनाने वाला ईश्वर है। यदि तू मुझ पर हंसता है, इसका मतलब है कि ईश्वर पर हंसता है। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा तो शेरशाह लज्जित हो गए और जायसी से उन्होंने क्षमा मांगी। तो जायसी वैसे मूलतः मुस्लिम कवि थे, लेकिन इन्होंने हिंदू घरानों पर अपनी रचनाएं लिखी हैं। जो सूफी काव्य धारा है उसकी प्रमुख विशेषता है कि वो हिंदू कथा धाराओं या हिंदू घरानों पर उन्होंने अपनी प्रेम कथाएं लिखी हैं। अब इनके कृतित्व परिचय पर आते हैं। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पद्मावत इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम प्रमुख हैं। इनकी और रचनाएं भी हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। इन्होंने पद्मावत में फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर अपनी रचनाएं लिखी हैं। पद्मावत काव्य इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इनको जो प्रसिद्धि मिली है मूल रूप से पद्मावत काव्य के आधार पर मिली है। माना जाता है कि जंगल में एक शिकारी के तीर से जायसी की मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं पदों की तरफ। तो यहां जायसी ने नागमती वियोग खंड में नागमती की विरहावस्था का चित्रण किया है। आपके लिए प्रस्तुत पाठ में जो पढ़ने के लिए हैं वो नागमती वियोग खंड से पद उतार लिए गए हैं और इन पदों में नागमती की जो विरहावस्था है उसका अलग अलग महीनों में वर्णन किया गया है कि किस मास में उनकी जो विरहावस्था है वो कैसी है।
नागमती को विरह क्यों होता है? जो राजा रत्नसेन हैं वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप की तरफ चले जाते हैं, नागमती को छोड़ जाते हैं। वो पद्मावती को लेने क्यों जाते हैं, क्यों प्राप्त करने जाते हैं? कि एक हीरामन नाम का तोता था और उन्होंने राजा रत्नसेन के सामने पद्मावती के सौंदर्य की इतनी प्रशंसा की कि वो उन पर मोहित हो गए और मोहित होकर के उन्होंने उसको प्राप्त करने का मन बना लिया। तो वो जोगी का वेश धारण करके सिंघल द्वीप निकल पड़ते हैं और इधर जो नागमती है वो उनके विरह वियोग में तड़पती है। तो 12 महीनों में 12 उनका जो विरह है वो किस तरह से उसमें संतप्त रहती हैं, उससे तड़पती हैं, उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। तो पहला पद है अगहन देवस घटा निष्बाढ़ी दूबर दुख सो जाय किम काढ़ी। अब देखिए ये अवधी भाषा है, जो हमारी जो मानक हिंदी है जो इसी हम पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी अलग है। तो आप इन शब्दों को जरा ध्यान से देखेंगे कि इनका उच्चारण आपको किस तरह से करना है। अब धनी देवस बरह भराती जरय बरह ज्यों दीपक बाती कांपा हिया जनावा सियु तो पे जाई होई संग पीयू घर घर चीर रचा सब काहू मोर रूप रंग लेगा नाहू पलटी न बहुरा गाजो बिछोई अबहू फिरे फिरे रंग सोई सियरी अग्नि बिरहनी ही जारा सुलगे सुलगे दगधे भई छारा यह दुख दगध न जाने कंतु जोबन जरम करे भस्मंतु जोबन जन्म करे भस्मंतु पिय सो कहूँ संदेशना ए भंवराए काग सो धनि बिरह जरी मोई तेह के धुआं हम लाग। अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। ये जो पंक्तियां हैं ये चौपाई है। क्या है ये? चौपाई। और नीचे की जो पंक्तियां हैं ये दोहा है। इसको कड़वक शैली कहा जाता है। अब इसका संदर्भ देखते हैं। जब भी हम किसी काव्यांश की या गद्यांश की व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हम उसका संदर्भ देखेंगे। और संदर्भ का आशय हम पहले भी बता चुके हैं कि संदर्भ का मतलब होता है कि जो काव्यांश है या जो ये कविता है वो किस पुस्तक से है, इसके कवि कौन है, रचनाकार कौन है, उसके बारे में बताना है। तो इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 2 से अवतरित है। यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड के 12 भाषा वर्णन से लिया गया है। अब इसका प्रसंग क्या है? प्रसंग का मतलब होता है कि प्रस्तुत जो काव्यांश है या जो गद्यांश है उसमें क्या कथा चल रही है, क्या उसकी पृष्ठभूमि चल रही है। तो ये काव्यांश है, तो यहाँ राजा रत्नसेन की कहानी है। तो हम इस प्रसंग में राजा रत्नसेन के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। क्या बताएंगे? कि राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप चले जाते हैं। उनकी पहली रानी नागमती उनके वियोग में विरह वेदना से पीड़ित है। पूरे वर्ष के 12 महीने के अनुसार कवि ने उनकी विरह वेदना का वर्णन किया है। इस पद में अगहन महीने का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नागमती कोये और भंवरे के माध्यम से संदेश अपने प्रियतम के पास भेजना चाहती है। पहले समय में क्या होता था कि आज की तरह पहले डाकिये तो होते नहीं थे। कबूतर के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से और जो गुप्तचर होते थे उनके माध्यम से संदेश भिजवाए जाते थे। गांव में एक नाई होता था, नाई के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। तो यहाँ कवि ने उन पक्षियों की कल्पना की है कि जो नागमती है वो पक्षियों के माध्यम से अपना संदेश अपने प्रियतम के पास पहुंचाना चाहती है। इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आप शब्दार्थ याद नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी पद की व्याख्या ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। देवस, देवस माने दिन, निशि, निशि माने रात्रि, दूभर, दूभर माने कठिन, धनी, धनी माने पत्नी, हिया, हिया माने हृदय, जनाबा माने प्रतीत होता है, सियु माने शीत या जाड़ा, चीर माने वस्त्र, नाहु माने प्रिय, पलट न बहुरा, लौट कर नहीं आए, छारा, छारा माने राख, कंतु, कंतु माने पति, मुई, मुई माने मर गई। इन शब्दार्थों को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं व्याख्या की तरफ। अब हम इसमें 2-2, 3-3 पंक्तियों की व्याख्या करेंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको यदि कोई शब्द का अर्थ है, पंक्ति का अर्थ है या कोई भाव है वो आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं।
अब इसकी व्याख्या पर चलते हैं। अगहन देवस घटा निस्बाड़ी, दो भर दुख सो जाई किम काढ़ी। हम यहाँ व्याख्या देखेंगे पहले और उसके बाद हम इसका जो सरलार्थ है वो यहाँ से देखेंगे। तो अगहन देवस घटा निस्बाड़ी, अगहन, अगहन के महीने में क्या होता है, देवस माने दिन, घटा माने घट जाते हैं, निश माने रात्रि, बाढ़ी माने बढ़ जाती है। ये अगहन महीने से, अगहन महीने का चित्रण है कि अगहन महीने में क्या होता है, अगहन महीने में दिन घट जाते हैं और रात्रि बढ़ जाती है, अर्थात अगहन के महीने में दिन छोटे और रात्रि बड़ी हो जाती है। दोभर दुख की जो कठिन दुख है, सो जाई किम काढ़ी, कैसे बिताया जाए। जो दूभर दुख है, जो कठिन दुख है, उसको कैसे निकाला जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए। अवधनि देवस बरह बाराती, जो नायिका है, जो नागमती, वो कहती है कि अब धनी, धनी माने पत्नी, जो उनकी पत्नी है, किसकी, रतन सेन की पत्नी है। देवस माने दिन, बरह माने विरह, भा माने हो गई है, राती माने रात, कि अब उनकी पत्नी के लिए दिन भी क्या हो गया है, रात हो गया है। किस कारण से, विरह के कारण, कि नागमती के लिए विरह के कारण दिन भी रात हो गया है। जरे विरह ज्यों दीपक बाती, जरे माने जलती है, विरह माने विरह में, वह विरह में ऐसे जलती है ज्यों जैसे दीपक बाती, जैसे दीपक की बाती जलती है। अब देखिए यहाँ पर समानता दीपक बाती से की है, कि जो नागमती है किसकी समानता की है, नागमती की समानता की है, कि वो दीपक की बाती की भांति जलती है। कांपा हिया, हृदय कांप रहा है, जनावासियों, शीत प्रतीत होता है, जाड़ा प्रतीत होता है। अब जाड़ा लगने लगा है और शरीर कांप रहा है। तो पे जाई होई संग पीऊ, तो पे जाई, अब ये जाड़ा तो तभी जाएगा, यानी कि ये जो शीत है ये तो तभी खत्म होगा, होई संग पीऊ, जब मेरे संग मेरे प्रियतम हो। पीऊ माने प्रियतम, मेरे संग यदि मेरे प्रियतम हो तो ये जाड़ा खत्म हो जाएगा, शीत खत्म हो जाएगा। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कवि जायसी कहते हैं कि नागमती भंवरे और कोहे को अपना संदेश सुना रही है कि जाकर मेरे प्रियतम राजा रत्नसेन से मेरी वेदना के बारे में बताना। अगहन के महीने में दिन की अवधि घट जाती है और रात की अवधि बढ़ जाती है, अर्थात दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। इस समय बहुत कठिन दुख है, इस दुख से कैसे निकला जा सकता है। अब उनकी पत्नी को दिन और रात दोनों ही विरह बढ़ाने वाली लगती है। अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। कवि कहते हैं कि नागमती अब उनकी पत्नी के लिए विरह के कारण दिन भी रात बन गया है, विरह में दीपक की भांति जल रही है और सर्दी के कारण हृदय कांप रहा है। इससे तभी बचा जा सकता है जब प्रियतम साथ में हो, अर्थात सर्दी अधिक बढ़ गई है और विरह वेदना भी बढ़ गई है। अब इसकी अगली पंक्तियों पर चलते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि कि घर घर चीर रचा सब गाँव। नागमती कहती हैं कि सब लोग सर्दी से बचने के लिए कपड़े बना रहे हैं। घर घर चीर माने वस्त्र, रचा माने बनाना, कि घर घर लोग वस्त्र बना रहे हैं। मोर रूप रंग लेगा नाहू, नाहू माने स्वामी पति, कि मेरा जो रंग रूप है वो तो मेरे पति ले गए हैं, तो अब मैं किस लिए वस्त्र सिलूं, मैं वस्त्रों का क्या करूंगी। वस्त्र किस लिए, इनके तन ढकने के लिए और सुंदरता के लिए, लेकिन मेरी सुंदरता, मेरा जो रूप रंग है वो तो मेरे स्वामी ले गए, तो अब मेरी जो सुंदरता है वो बिना उनके कैसे वापस आ सकती है। पलट न बहुरा गाजो बिछोई, पलट न बहुरा, पलट कर वापस नहीं आए, गाजो बिछोई, एक बार जो छोड़ कर गए। मेरे पति मुझे एक बार जो छोड़ कर गए, पलट कर नहीं आए, अबहू फिरे, यदि अब भी वे वापस आ जाते हैं, फिरे रंग सोई, तो मेरा रंग भी वापस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो फिरे शब्द है वो दो बार आया है, लेकिन अर्थ एक ही है, वापस आना। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूप रंग, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे। तो क्या कहती है नागमती कि सब लोग सर्दी से बचने के लिए कपड़े बना रहे हैं, लेकिन मेरा रूप रंग तो मेरे पति ले गए, अब उनके वियोग में
ये नागमती को अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए श्रृंगार नहीं करना चाहती हैं। वे मुझे छोड़कर ऐसे गए कि वापस नहीं आए। यदि अब भी वो वापस आ जाते हैं तो मेरा रूप रंग भी वापस आ जाएगा, अर्थात मेरा रूप सौंदर्य फिर से निखर जाएगा। अगली पंक्ति देखिए कि सियरी अग्नि विरहनी ही अजारा। सियरी माने ठंडी, अग्नि माने आग, विरहनी माने विरहिणी, ही माने हृदय, जारा माने जल रहा है। कि इस ठंड की आग से विरहिणी, मुझ विरहिणी का हृदय और भी जल रहा है। ठंड की आग से देखो विरोधाभास है कि जो आग है वो तो गर्मी में होती है या गर्म से लगती है, आग गर्म होती है, लेकिन यहाँ ठंड से उपजी हुई आग है कि शीत के समय में पति के वियोग में उन्हें तड़प होती है। उस तड़प को उन्होंने यहाँ विरह की आग कहा है। सियरी अग्नि विरहिणी ये जा रहा कि इस शीत यानी शीत ऋतु की अग्नि से मुझ विरहिणी का हृदय जला जा रहा है। सुलग सुलग दग्धे भई छारा, सुलग सुलग करके, दग्धे माने जल करके, भई छारा, छारा माने राख। इस आग के कारण सुलग सुलग करके, जल करके राख हो गई हूँ। यह दुख दगद न जाने कंतु, कंतु माने स्वामी पति। यह दुख, इस दुख को दगद, इस विरह की जलन के दुख को मेरा स्वामी नहीं जानता। जोबन जन्म करे भस्मंतु, मेरा जोबन, मेरा यौवन मुझे भस्म किए जा रहा है। नागमती कहती हैं कि सर्दी बजाय आग को शीतल करने के मुझ विरहिणी के हृदय को जला रही है, अर्थात शीत रूपी अग्नि मुझ विरहिणी के हृदय को जला रही है। सुलग सुलग कर जलने से मैं राख हो गई हूँ, अर्थात बहुत कमजोर है। क्यों, कहने का मतलब है कि वो बहुत कमजोर हो गई है। अब यहाँ देखो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि जो नायिका है वो जल करके कैसी हो गई है, राख हो गई है। जबकि वो राख तो ही नहीं है, लेकिन वो राख के बराबर है, राख से तुलना की जा रही है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है, बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है। मेरा यह दुख मेरा पति नहीं जानता, क्योंकि वह मेरा यौवन रूपी जीवन भस्म कर रहा है। अब आगे दोहा है, उनमें चौपाई है और ये दोहे हैं। पिए सो कहूँ संदेशना ए भंवरा ए काग। अब नागमती कहती हैं कि हे भंवरे, हे कोय, कि मेरा ये संदेश पिए सो कहो, पिए से मेरे प्रियतम से कह देना कि सोधनी, कि उनकी पत्नी ब्रह्मजरी विरह के कारण जलकर मोई मर गई है। ये मोई है, मोई माने मर गई है। तेहक धुआं हम लाग, कि उसका धुआं हमें लग गया है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी पत्नी के जलने के कारण जो धुआं हुआ है, उसके जलने से जो धुआं उत्पन्न हुआ, उस धुआं के लगने से हम काले हुए। क्योंकि जो कौवा है और जो भंवरा है दोनों ही रंग के काले होते हैं, लेकिन कवि ने क्या कल्पना की है कि वो विरहिणी की आग की जो लपटें हैं, उन लपटों की धुआं से वो काले हो गए। कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अब आते हैं इसके काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य में दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। तो पहले हम भाव पक्ष को देखते हैं। कवि ने नागमती की तीव्र विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। अगहन महीने में रात और दिन की घटना को भी विरह वेदना बढ़ाने वाला बताया गया है। विरह के कारण भंवरे और कोय के काले होने की कवि की कल्पना ने विरह की आग को अत्यधिक भयानक बताया है। यह भाव पक्ष है। अब कला पक्ष है। कला पक्ष का मतलब होता है कि उसका शिल्प सौंदर्य कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसमें कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, इसे हम कला पक्ष में लेते हैं। साहित्यिक अवधि में काव्य की रचना की गई है। इसकी अवधि भाषा है, चौपाई और दोहे छंद का प्रयोग है। पहली 7 पंक्तियों में चौपाई और अंत में दोहा छंद है। चित्रात्मक शैली में मनोरम वर्णन किया गया है। आपने देखा होगा कि जब वर्णन करते हैं उस महीने के ऋतु का, तो उसमें
ऐसा लगता है जैसे नागमती सामने बैठी है और सामने बैठकर कोये और भंवरे को संदेश दे रही है। तो बिल्कुल चित्रात्मक शैली है। वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। वियोग श्रृंगार का मतलब है कि जहां पति और पत्नी आपस में बिछुड़ जाते हैं और तब उनके विरह वियोग में एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। दोभर दुख किम काढ़ी मोर रूप रंग, दुख दगद जोमन जरम। अब यहाँ देखो, यहाँ एक एक अक्षर की दो बार आवृत्ति हुई है। तो जहां वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जरह बरह ज्यों दीपक बाती, जहां यहाँ ज्यों शब्द आया है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। घर घर फिरे फिरे सुलगी सुलगी, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आते हैं पद संख्या 2 पर। पद संख्या 2 में पूष महीने का चित्रण है। पूष यानी कि पौष का महीना। कवि कहते हैं कि जाड़ पूष जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिश तापा, बरह बाढ़ बा दारुण सीऊ, कप कप मरो लेहु हर जीव। हम इसमें समय ज़्यादा ना लगे इसलिए हम इन पंक्तियों को वहीं पढ़ते जाएंगे साथ में ही, और साथ में इनकी व्याख्या करते जाएंगे। पहले में इसका संदर्भ प्रसंग जान लेते हैं। संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से अवतरित है। यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड के 12 मासा वर्णन से लिया गया है। प्रसंग बदल जाएगा क्योंकि उसमें अघन महीने का वर्णन था और इसमें पौष महीने का वर्णन है। तो राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप चले जाते हैं। उनकी पहली रानी नागमती उनके वियोग में विरह वेदना से पीड़ित है। पूरे वर्ष के 12 महीने के अनुसार कवि ने उनके विरह वेदना का वर्णन किया है। इस पद में पौष महीने की कठिनता का वर्णन करते हुए नागमती कहती है कि, क्या कहती है कि पूष जाड़ थर थर तन कांपा, कि पौष के महीने के जाड़े में थर थर तन कांप रहा है, शरीर कांप रहा है। सूरज जड़ाई लंक दिश तापा, कि जो सूरज है वो भी जाड़े के मारे क्या किया उसने, लंक दिश, लंका दिशा में चला गया है। तापा, तापने के लिए, तपन करने के लिए। कि सूरज भी जाड़े के मारे लंका दिशा में ताप के लिए गया है। और लंका दिशा में कौन गया, रत्नसेन। तो यहाँ सूरज किसको कहा गया है, रत्नसेन को कहा गया है। लेकिन वर्णन में आप देखिए कि सूरज भी जाड़े के मारे तापने जा रहा है। तो यहां विपरीत दिखाया गया है, जो विधि का विधान है उससे विपरीत दिखाया गया है, इसलिए प्रतीप अलंकार भी है। तो सूरज जड़ाई लंक दिश तापा, कि सूरज भी जाड़े के मारे लंका दिशा में तपन के लिए गया है, गर्मी करने के लिए, गर्मी लेने के लिए गया है। तो शीत ऋतु की अधिकता का वर्णन है। बरह बाढ़ बा दारुण सीव, बरह बाढ़, विरह बढ़ गई है, भा दारुण माने कठिन, सीव माने शीत, कि कठिन शीत की वजह से विरह और अधिक बढ़ गई है। कंप कप मरो, कंप कप कर मरे जा रहे हैं। ले हर जीव, जीव जीव माने प्राण, प्राणों को हरण करके ले जा रही है। कौन ले जा रही है, ठंड। कि ठंड इतनी अधिक बढ़ गई है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्राणों को निकाल कर ले जा रही है। तो इन पंक्तियों में ठंड की अधिकता यानी कि जाड़े की घोर भयानकता का चित्रण है। कवि नागमती की विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पौष के महीने में सर्दी के कारण शरीर थर थर कांपने लगता है, अर्थात सर्दी बहुत अधिक हो गई है। सूरज भी सर्दी के कारण लंक दिशा में अर्थात दक्षिण दिशा में चला गया है। यानी कि सूरज क्या है, जो उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता है। सूरज की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं, इस कारण से ठंड ज़्यादा पड़ती है। इस अत्यधिक ठंड के कारण विरह वेदना और बढ़ गई है और यह ठंड कपा कपा करके प्राण हरण करके ले जाएगी, अर्थात यह ठंड अब की बार मार कर ही छोड़ेगी। अगली पंक्ति में क्या कहती है नागमती, कंत कहाँ हो लागो हुई रे, कि हे स्वामी कहाँ हो आप, लागो हुई रे मेरे हृदय से लग जाइए। ये रे माने हृदय। हे स्वामी आप कहाँ हैं, मेरे हृदय से लग जाइए। पंथ अपार, कि जो रास्ता है ये अपार है, असीमित है। सूझ नहीं नियरे, आप मुझे कहीं निकट दिखाई नहीं दे रहे। नियरे माने पास में, आप मुझे कहीं पास में दिखाई नहीं दे रहे हैं।
सौर सुपैती आवे जोड़ी। अब नागमती क्या कहती है कि विरह के कारण रजाई ओढ़ने के बाद भी ठंड के कारण हल्की कपकपी आती है। सौर सुपैती की सौर ओढ़ रखी है, रजाई ओढ़ रखी है, आवे जोड़ी, फिर भी जाड़ा आ रहा है। रजाई ओढ़ने के बाद भी जाड़ा लग रहा है। जानहू सेज, मानो जो सेज है, जो सैया है, क्या है, हिमाचल बूढ़ी, हिमाचल में डूब गई। हिमाचल मतलब बर्फ में डूब गई है। ऐसा लग रहा है जैसे सेज जो सैया है वो बर्फ में डूब गई है। सैया भी बहुत अधिक ठंडी हो गई है। चकई निश बिछुरे, चकई निश माने रात्रि, जो चकई पक्षी है वो रात्रि में बिछुड़ जाती है। दिन मिला और दिन में मिल जाते हैं। लेकिन हों माने मैं, निश माने रात्रि, बासर माने दिन। मैं रात और दिन विरह कोकिला, विरह की कोकिला बनी हुई हूँ। अर्थात मैं तो रात और दिन अपने प्रियतम से मिल ही नहीं पाती, मैं तो कोयल बन गई हूँ। चकई जो चकवा पक्षी होते हैं वो तो फिर भी दिन में मिल जाते हैं, लेकिन मुझसे प्रियतम का मिलन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर नागमती की जो विरह वेदना है उसका मार्मिक चित्रण है। वो अपने प्रियतम से मिलना चाहती है लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही है। आगे देखिए कि रैन अकेली साथ नहीं सकी, कि हे सखी, वो कह रही है कि रैन अकेली, कि इस रात्रि में अकेलेपन में मेरी सखी भी मेरे साथ नहीं है। रात्रि के समय भी मैं अकेली होती हूँ। कैसे जीऊँ, अब मैं कैसे जी हूँ, बिछोई पंखी, बिछुड़े हुए पक्षी की भांति, कि मेरे साथ ना तो मेरा प्रियतम है और ना ही मेरी सखी है। अब मैं कैसे जीऊँ। बिरह सचान भव तन चाणा, सचान माने बाज पक्षी, कि जो विरह रूपी बाज पक्षी है, विरह रूपी, अब देखो यहाँ पर रूप का अलंकार है। विरह सचान, विरह रूपी बाज पक्षी, भवे तन चाढ़ा, मेरे शरीर पर चढ़ता ही जा रहा है। जियत खाई, मुझे जीते जी खा जाएगा, मुझे नहीं छाड़ा, मरने के बाद भी छोड़ने वाला नहीं है। नागमती कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरे मरने का समय अब नजदीक आ गया है, कि जो विरह रूपी जाड़ा है ये मुझे जीने नहीं देगा। विरह रूपी जो बाज पक्षी है ये मुझे खाकर ही दम लेगा। तो वो क्या कहती हैं कि मैं रात्रि में अकेली रह जाती हूँ, रात्रि में मेरे साथ मैं सखी भी नहीं रहती। अब मैं बिछड़े हुए पक्षी की भांति किस तरह से जीऊँ। विरह रूपी बाज मेरे शरीर पर चढ़ा आ रहा है। यह विरह रूपी बाज मुझे जीते जी खा जाएगा, मुझे मारे बिना छोड़ने वाला नहीं है। अर्थात विरह मुझे मारकर ही छोड़ेगा। अब आगे क्या कहते हैं कि रकत ढरा मासू गरा, कि पौष के महीने में कैसी हालत हो गई है, रकत ढरा, कि सारा जो रक्त है वो ढल गया है। मासू गरा, मांस गल गया है। हाड़ बहे सब शंख, और जो हड्डियां हैं वो सूख करके कैसी हो गई हैं, शंख के समान हो गई हैं। धन सारस हुई ररि मुई, धन सारस, उनकी जो पत्नी है वो कैसी हो गई है, सारस की भांति हो गई है। ररि मुई, रर रट रट करके मुई मर गई है, कि उनकी जो पत्नी है सारस पक्षी की भांति रट रट लगा लगा करके मर गई है। आई समेटहु पंख, आई समेटहु पंख, आकर के पंखों को समेट लीजिए। अब वो बिल्कुल अपने आप को मरा हुआ घोषित कर देती है कि आपकी पत्नी मर गई है और अब आकर के आप अपनी उनकी उसकी पंखों को समेट लीजिए। तो क्या कहती है वो, कि अब नागमती कहती है कि हे प्रियतम, विरह के कारण मेरा रक्त सूख गया है, मांस गल चुका है, हड्डियां सूखकर शंख जैसी हो गई हैं। तुम्हारी पत्नी सारस पक्ष की भांति तुम्हारा नाम रट रट कर मर गई है। अब तो आकर पंख समेट लो। अर्थात आपकी पत्नी मरणासन्न अवस्था में है, अब तो आ जाओ। यानी किसी भी प्रकार से, यानी अपने दर्द को बता करके जो नागमती है वो अपने पति को बुलाना चाहती है। अब उसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। भाव पक्ष देखते हैं पहले, कि कवि ने नागमती की तीव्र विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। दूसरा है, नागमती विरह में दिन प्रतिदिन दुर्बल होकर मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई है। पौष महीने का विरहिणी नायिका पर पड़ने वाले प्रभाव की
मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। अंतिम पंक्ति में नागमती ने रत्नसेन को उपालंब दिया है। उपालंब मतलब शिकायत की है। कला पक्ष में अवधि भाषा का सहज प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस की चरम परिणति है। विरह वर्णन में अतिशयोक्ति अलंकार है। विरह बाढ़ कंत कहाँ, यहाँ देखो एक एक अक्षर दो दो बार है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सौर सुपेति इनमें अनुप्रास अलंकार है। विरह सचान में रूपक अलंकार है। जानहु सेज हवंचल बूढ़ी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और पूरे पद में क्या है, चौपाई और दोहा छंद है। अब तीसरे पद पर आते हैं। तीसरे पद को भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे, पंक्तियों के साथ साथ हम व्याख्या करते चलेंगे। पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। जड़ काला, जड़ काला माने जाड़ा काल बन गया है, काल बन गया है, मृत्यु बन गया है। चिरु, चिरु माने वस्त्र। पटोरा माने रेशमी वस्त्र। तिनवर, तिनके के समान। माहुट, मावट की वर्षा। नाहा, नाहा माने पति। माह, माघ महीने का। तपु, धूप या ताप। जोबन, यौवन। नीरु, पान। संदर्भ पहले ही तरह रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 से अवतरित है। यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड के 12 मासा वर्णन से लिया गया है। प्रसंग क्या है, प्रसंग बदल जाएगा क्योंकि इसमें दूसरे महीने का वर्णन है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि नागमती के माघ महीने की विरह वेदना का चित्रण करते हुए माघ महीने के नागमती पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि लागेव माह पर अब पाला, कि माघ का महीना लग गया है और अब पाला पड़ना भी शुरू हो गया है। विरह काल भयु जड़ काला, कि इस विरह काल में, क्योंकि विरह वियोग अवस्था में ये जड़ काला बन गया है, अर्थात ये जाड़ा क्या बन गया है, मृत्यु बन गया है, काल बन गया है। पहल पहल तन रोई जो झांपे, हहल हहल अधिको ही कांपे। नागमती कहती है कि पहल पहल कि हर अंग को, तन माने शरीर, शरीर के हर अंग को रोई जो झांपे, रोई से ढक लेने पर भी हहल हहल अधिको ही कांपे, कि हिल हिल करके हृदय कांप रहा है। कि रुई कितनी भी रुई शरीर पर लगा लीजिए, ढक लीजिए, फिर भी हृदय ठंड की वजह से कांप रहा है। आई सूर होई तप रे नाहा, रे नाहा हे स्वामी, आई सूर की सूरज बनकर आ जाइए, होई तपु और मुझे तपा दीजिए, कि सूरज बनकर आप मुझे तपा दीजिए। ते ही बिनु जाड़ ना छूटे महा, महा माने मेरा, ते ही बिनु तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना मेरा जाड़ा छूटने वाला नहीं है। यहाँ पति के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उनके काव्य में, जो सूफी काव्य है उसमें विशेषता रही है कि वहाँ उन्होंने पत्नी को भगवान माना है और पति को आत्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा का संबंध माना है। तो यहाँ जो रत्नसेन है वो परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा किसको कहा गया वहाँ, पद्मावती को, उससे मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो नागमती है वो अपने पति के लिए विरह वियोग में तड़प रही है और उसके बिना उसका जाड़ा छूटने वाला नहीं है। कि प्रस्तुत पद में कवि जायसी माघ महीने में वह संतप्त नागमती की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माघ का महीना लग गया है और अब पाला पड़ने लगा है। विरहावस्था में जाड़ा काल बन गया है। शरीर के प्रत्येक हिस्से को रुई से ढकने पर भी हृदय थर थर कांप रहा है। यदि सूरज निकल आए और तो सूरज की ताप से ही ठंड दूर हो सकती है। हे प्रियतम, तुम सूरज बनकर मेरे समीप आओ, अन्यथा तुम्हारे बिना ये जाड़ा छूटने वाला नहीं है। अगली पंक्ति देखें, यही मास उपजय रसमूलु, कि इसी महीने में रस
उत्पन्न होता है। किसमें? मूलू, जड़ों में। इसी महीने में पेड़ों की जड़ों में रस पड़ना प्रारंभ होता है। तू सो भंवर मोर जोवन फूलू, मेरे यौवन रूपी फूल का तू सो भंवर, तू भंवरा है। हे प्रियतम, तुम तो मेरे यौवन रूपी फूल के तुम भंवरे के समान हो, और मेरा यौवन कैसा है? फूल के समान है। अर्थात तुम मेरे यौवन रूपी फूल के भंवरे हो। नैन चुवही जस माहुट नीरू, कि मेरे नेत्र ऐसे चू रहे हैं जैसे माहुट नीरू, जैसे मावट के महीने में यानी मावट की वर्षा में पानी बहता है। मावट की वर्षा जब होती है तो उसमें जिस तरह से पानी बहता है, ठीक उसी तरह से मेरे नेत्र चू रहे हैं, अर्थात मेरे नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। ते ही जल अंग लाग, कि उसका जल अंगों यानी शरीर पर लगने पर सर चीरू, पूरे वस्त्र गीले हो जाते हैं, कि आंसू ढल ढल करके नीचे तक आते हैं और उससे मेरे सारे वस्त्र गीले हो जाते हैं। तो यहां देखिए कि वियोग में नायिका के इतने आंसू निकल रहे हैं कि उसके शरीर के सारे कपड़े गीले हो रहे हैं। टूट ही बूंद परें जस ओला, कि बूंदें टूटकर परें जस ओला, ओले की भांति पड़ रही हैं। मावट की जब वर्षा होती है तो उसकी जो बूंदें वो कैसी लग रही हैं? ओले की भांति लग रही हैं। विरह पवन, कि विरह रूपी हवा हुई मारे झोला, मुझे झोला मार रही है, मुझे हिला रही है। कि एक तो बूंदें टूट टूट करके ओले के समान पड़ रही हैं, ऊपर से जो विरह रूपी पवन है, विरह की जो पवन हवा है वो क्या कर रही है? मुझे झोले मार रही है। केहे के श्रृंगार को पहिर पटोरा, गिय नहीं हार रही हुई डोरा। केहे के श्रृंगार को, कि मैं अब क्या श्रृंगार करूं? पहिर पटोरा, पटोरा माने रेशमी वस्त्र, कि मैं रेशमी वस्त्र किस लिए पहनूं? गिय नहीं, कि अब मेरा गला नहीं रहा, हार रही हुई डोरा, कि मेरा जो गला है वो हार के लायक नहीं बचा है, वो कैसा हो गया है? डोरे के समान हो गया है, पतला। कि जो मेरी गर्दन है वो कैसी हो गई है? डोरे के समान पतली हो गई है। तो यहाँ देखो कितना ऊहात्मक वर्णन है। ऊहात्मक मतलब हास्यास्पद, कि जो नायिका की गर्दन है वो डोरे के समान पतली हो गई है और उसमें अब हार नहीं पहना जा सकता, क्योंकि वो हार से तो खुद ही पतली हो गई है। तो कहने का मतलब है कि जो नायिका है वो पति के वियोग में अत्यधिक कमजोर हो चुकी हैं, कृशकाय हो चुकी हैं। तुम्हें बिनु कंता धनी हरोई, तन तिनवर बहा ढोल। कवि कहते हैं कि नागमती कह रही है कि तुम्हें बिनु कंता, कि हे स्वामी तुम्हारे बिना, धनी कि तुम्हारी पत्नी, हरोई माने हल्की हो गई है, उसका वजन कम हो गया है। तन तिनवर बहा ढोल, कि उसका जो शरीर है वो कैसे डोलता है? तिनवर भा, तिनके के समान डोलता है। तुम्हारी पत्नी का शरीर इतना हल्का हो गया है कि उसका शरीर तिनके की भांति डोलता रहता है, उड़ता रहता है। तेही पर विरह जलाई के, और उस पर भी विरह जला करके चाहे उड़ावा झोल, उड़ा देना चाहती है, राख बना करके उड़ा देना चाहती है। तो यह अपने आप को कितना कृशकाय बताया है कि उसका शरीर इतना कमजोर हो गया है कि तिनके की भांति डोलता है, और उस पर भी जो विरह रूपी आग है जला कर क्या कर रही है? उसको राख बना करके उड़ा देना चाहती है। नागमती कहती कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मैं बहुत हल्की हो गई हूँ, मेरा शरीर तिनके के समान हिलता है, उस पर भी विरह जलाकर मुझे राख के समान उड़ा देना चाहता है। अर्थात नागमती रत्नसेन के वियोग में अत्यधिक कमजोर हो गई हैं, इसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इसके काव्य सुंदर पर आते हैं। पहले भाव पक्ष देखेंगे। कवि ने माघ महीने में विरह की तीव्रता का वर्णन किया है। माघ महीने में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला है कि माघ के महीने में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, पाला पड़ता है। नागमती विरह में दिन प्रतिदिन और भी अधिक कमजोर होती जा रही है। विरह वेदना का मार्मिक चित्रण है। नायिका विरह काल में अपने प्रियतम को याद कर रही है। अब कला पक्ष है। अवधि भाषा का सहज प्रयोग है। चौपाई एवं दुआ छंद है। वियोग श्रृंगार रस है। पहल पहल हैल हैल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक शब्द दो बार आया है लेकिन अर्थ वही है। नैन चुबही जस माहुट नीरू, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है।
सॉरी उपमा अलंकार है, समानता की गई है। टूट ही बूंद परई जस ओला, तन तिनबर भाडोल, इन सब में समानता की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। जोबन फूलों में रूपक अलंकार है, यौवन रूपी फूल। चौथा, इसमें फागुन महीने का वर्णन है। नागमती के वियोग का फागुन के महीने का वर्णन है कि फागुन के महीने में वो किस तरह से अनुभव करती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले शब्दार्थ देखते हैं। चौगुन सीयू, 4 गुना शीत या जाड़ा, पियर पात, पीला पत्ता, तरिवर, पेड़, अनपत्त, बिना पत्ते के, बनाफती, वनस्पति, हुलासु, उल्लास या उत्साहित। चांचरी, ये होली के त्योहार का एक खेल है। रोष माने क्रोध, कंत माने स्वामी पति, तन माने शरीर। संदर्भ उसी तरह का ही है, पूर्ववती रहेगा। प्रसंग पर आते हैं। प्रसंग बदल जाएगा क्योंकि इसमें अलग महीने का वर्णन है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने नागमती के फागुन महीने की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती पर फाल्गुन महीने के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या कहते हैं कि फागुन पवन झकोरे बहा, कि फागुन के महीने में हवा के झकोरे आते हैं। चौगुन सीव जाय किम सहा, कि चौगुन सीव की जो शीत है, जो जाड़ा है, वो क्या हो गया है, 4 गुना हो गया है। जाय किम सहा, इसे किस तरह से सहा जाए। तन जस पियर पात भामोरा, बिरह न रहे पवन हुई जोरा। वो कहते हैं कि तन माने शरीर, जस माने जैसे, पियर पात पीला पत्ता, कि मेरा जो शरीर है वो कैसा हो गया है, पीले पत्ते की भांति हो गया है, बिल्कुल पीला पड़ गया है। विरह न रहे पवन हुई झोरा। अब क्या कहती है वो, कि विरह के कारण इतनी दुर्बल हो गई हूं कि हवा भी मुझे झकोरे मारकर हिला देती है। पवन हुई झोरा, पवन यानी कि हवा जो है मुझे झोरा मार करके हिला देती है। अब आगे क्या कहती है नागमती कि फावन, इसमें तीसरी पंक्ति यहां से देखेंगे कि तरवर झरे झरे बन ढाका, भई अनपत्य फूल पर साखा। कि तरवर झरे, कि तरवर में से झड़ हो रहा है, अर्थात पत्ते झड़ रहे हैं। झरे बन ढाका, ढाक भी झड़ रहा है, बन भी झड़ रहा है। भई अनपत्त, जो पेड़ हैं वो कैसे हो गए हैं, पेड़ों की जो शाखाएं कैसी, अनपत्त बिना पत्तों वाली हो गई हैं, तो फूल भी नहीं है। फूल पर शाखा, जो पेड़ हैं फूल और पत्तों से रहित हो गए हैं। इस महीने में पत्तों से पत्तियां झड़ने लग गई हैं, वनों में ढाक भी झड़ने लगे हैं, पेड़ों की डालियां फूल और पत्तों से रहित हो गई हैं। यानी फागुन के महीने में पतझड़ शुरू हो जाता है। ये फागुन महीने की प्रकृति का चित्रण है। करेन बनाफत किन हुलासु। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे पतझड़ खत्म होता जाता है, वैसे वैसे नई नई कोपलें आनी शुरू हो जाती हैं। तो करेन बनापति किन हुलासु, कि पतझड़ के बाद जो प्रकृति है, वनस्पति है, उसमें प्रसन्नता आना शुरू हो जाती है। क्यों, कि मोह कहें भा जग दून उदासु, लेकिन मेरा जो मन है वो कैसा हो रहा है, दून उदासु, दूना उदास हो रहा है। मोह कहें भा जग, मेरे लिए तो जो मेरा संसार है वो कैसा है, दून उदासु, ये जो संसार है क्या कर रहा है, दून उदासु, मुझे 2 गुना उदासी देने वाला है। कैसे, कि फाग कर रही सब चाचर जोरी, कि सारी जो औरतें वो फाग करके क्या कर रही है, चांचरी जोड़ रही हैं, चांचरी खेल खेल रही हैं। मोह जिया लाई दीन जसोरी, कहती हैं कि मेरे साथ तो मेरे पति नहीं है, फिर मैं किसके साथ चांचरी खेलूं, किसके साथ फाग खेलूं। कि मोह जिया लाई दीन जसोरी, कि मैं तो मेरे पति के साथ ही खेलूंगी, लेकिन मेरे पति मेरे साथ नहीं है, तो जैसे हो रही, तो मेरे लिए तो ऐसी ही होली है, मैं किसके साथ होली खेलूं। क्या कहती है वो, कि पतझड़ के बाद पेड़ों में नई कोपलें आनी शुरू हो गई हैं, चारों ओर वनस्पति और लोगों में नया उल्लास भर आया है, लेकिन मुझे तो ये सारी दुनिया
दोगुनी उदासी लग रही है। फागुन के महीने में सब चांचरी जोड़कर फाग खेल रही हैं, अर्थात जिनके साथ उनके पति हैं वो फाग खेल रही हैं, लेकिन मेरे साथ तो पति नहीं है, इसलिए मैं किसके साथ खेलूं, मैं होली कैसे खेलूं। यानी पति के वियोग में नायिका को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, त्योहार भी फीके लग रहे हैं। जो पे पियही जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा। नागमती क्या कहती है कि यदि मेरे प्रियतम को मेरा जलकर मर जाना अच्छा लगता है, जो पे पियही कि जो मेरे प्रियतम को, जरत जलता हुआ, अस भावा अच्छा लगता है, यदि मेरा जलकर मर जाना अच्छा लगता है तो जरत मरत मोहि रोष न आवा, तो फिर भी मुझे जलते मरते मुझे क्रोध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कम से कम जलते हुए तो मैं उनको अच्छी लग रही हूँ। रात हु देवस यह मन मोर है, कि रात और दिन मेरे मन में बस यही लगा रहता है, लागों कंत छार ज्यों त्वर। क्या लगा रहता है कि भले मैं राख हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, लागों कंत, मैं अपने प्रियतम का स्पर्श कर लूं। कंत माने स्वामी, पति, कि मैं अपने पति का स्पर्श कर लूं, भले मैं राख क्यों ना बन जाऊं। तो जो नायिका है वो चाहे किसी भी प्रकार से हो, लेकिन वो अपने प्रियतम से मिलन चाहती है। आगे क्या कहती नागमती कि यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊ, मकुते ही मार्ग होई परो, कंत धरे जह पाऊं। यह तन जारो छार के, कि यह जो मेरा शरीर है भले ही जल करके राख हो जाए, छार माने राख, कहो कि पवन उड़ाऊ, हवा इसे उड़ाकर ले जाए, परंतु मकुते ही मार्ग होई परो, कि मुझे उसी मार्ग पर डाल दे। कहाँ? कंत धरे जह पाऊं, मेरे स्वामी जहां पर अपने पैर रखे, पाऊ माने पैर, मेरे स्वामी जहां पर पैर रखे मुझे वहीं पर डाल दे। यानी कि मरने के बाद वो जल करके राख हो जाए, राख बन के भी अपने पति का स्पर्श करना चाहती है और उसी रास्ते पर जाना पड़ना चाहती है जिस रास्ते से उसके पति निकलेंगे। तो जहां मेरे पति अपने कदम रखें, अर्थात मैं मरकर भी अपने पति का स्पर्श करना चाहती हूँ। यहाँ नागमती की सर्वस्व समर्पण की भावना प्रकट हुई है। अब काव्य सुंदर पर आते हैं। पहला भाव पक्ष है, नागमती की, इसमें बड़ी की मात्रा है, नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण है। प्रेम में सर्वस्व समर्पण की भावना मुखरित हुई है। नागमती की विरह वेदना चरम पर है। कला पक्ष में भाषा ठेठ अवधि है, दोहा और चौपाई छंद है, कड़वक शैली का प्रयोग है, ये डाल लिया है, कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, अतिशयोक्ति अलंकार है और वियोग श्रृंगार रस है। विद्यार्थियों, अब हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चाहे जब आपको लगे कि आपको कुछ इसमें से समझना है तो आप फिर से YouTube पर आकर के इस वीडियो को और भी देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि अगहन मास की विशेषता बताते हुए गृहिणी नागमती की व्यथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो आप जब एक बार दो बार पाठ को पढ़ लेंगे, उसकी व्याख्या को पढ़ लेंगे, तो आप इसके उत्तर देने में आसानी से समर्थ हो पाएंगे। उत्तर है इसका, अगहन महीने में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, इस कारण नागमती की विरह वेदना भी बढ़ गई है। वह दिन रात विरह में दीपक की बाती की भांति जलती रहती है। उसे पति के वियोग में अपना रूप सौंदर्य भी फीका लग रहा है, विरह की आग में उसका यौवन भस्म हुआ जा रहा है। ये नागमती की व्यथा है अगहन के महीने में। प्रश्न नंबर 2, जियत खाई मुए नहीं छाना पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, नायिका इस समय मरणासन्न स्थिति महसूस करती है। विरह रूपी बाज उनके शरीर को खा रहा है, वह नायिका को मृत्यु तक छोड़ने वाला नहीं है। पति के वियोग में तीव्र विरहानुभूति हो रही है। अपनी इस दशा का चित्रण करके वह अपने पति को अपने समीप बुलाना चाहती है।
ये इसका उत्तर है। नंबर 3, माघ महीने में गृहिणी को क्या अनुभूति होती है? तो आप जो पद है उसको पढ़ करके भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, उसी के आधार पर है। माघ महीने में बहुत भयंकर सर्दी के कारण पति के वियोग में नागमती के दिन कट नहीं रहे हैं। माघ की वर्षा के समान उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। तेज हवा और बारिश की बूंदें ओलों के समान कष्टकर प्रतीत होती हैं। उसका शरीर इतना हल्का हो गया है कि वह हवा के साथ हिलता है। नागमती माघ महीने में अपने आप को अत्यधिक कमजोर महसूस करती है। ये उसकी अनुभूति है। नंबर 4, वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांकें किस माह में गिरते हैं? इससे गृहिणी का क्या संबंध है? वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांकें फाल्गुन के महीने में गिरते हैं। इस महीने में पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आती है, जिसके कारण लोगों और वनस्पतियों में उल्लास भर जाता है और महिलाएं अपने अपने पति के साथ फाग खेलकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन नागमती को ये सब पीड़ा देने वाला है, क्योंकि उसके पति उसके साथ नहीं है। प्रश्न नंबर 5, इसमें पंक्तियों की व्याख्या है। तो व्याख्या तो हमने इन सारी पंक्तियों की करवा दी है, आप वहां से इनकी व्याख्या नोट कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपके लिए सबसे पहले पहुंचे, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।